हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसक्यूएल की क्वेरीज जो माई एसक्यूएल पे हम करके देख रहे थे वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैं डीटीएल कमांड्स बता रही थी। मैंने आपको बताया था हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बने बनाए डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें हम कॉन्स्ट्रेंट्स देख रहे थे कि हम कैसे कॉलम्स के ऊपर रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम नॉट नल कॉन्स्टेंट देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिक कांस्टेंट। यूनिक नाम से ही क्लियर है, जब भी हम चाहते हैं कि किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेसी ना हो, मतलब वैल्यू रिपीट ना हो, तो हम यूनिक कांस्टेंट का यूज करते हैं। दिस कांस्टेंट एंश्योर्स दैट नो टू रोज हैव द सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर यूनिक कांस्टेंट लगा दिया है तो उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब दो रोज सेम नहीं होंगी। ठीक है। आप यूनिक कांस्टेंट को ये दो तरह से लगा सकते हैं, जब आप टेबल को बनाते हैं उस समय, और अगर टेबल बन चुकी है तो फिर हम ऑल्टर कमांड से भी इन कांस्टेंट्स को लगा सकते हैं। वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम ऑल्टर टेबल कमांड पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा, जैसा मैं नॉट नल बता चुकी हूँ आपको, सिमिलरली वैसे ही यूनिक अप्लाई होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, अगर आप देखना चाहें नॉट नल कैसे लगेगी, तो आप लास्ट वीडियो देखें। देन जैसे वहाँ काम किया था उसी के अकॉर्डिंग इस सिंटेक्स के को लिखकर आप यूनिक कांस्टेंट को भी अप्लाई करें। जैसे पहला तरीका है, टेबल क्रिएट की हमने, क्रिएट टेबल पर्सन्स आईडी इंट उसका डेटा टाइप नॉट नल, मतलब पहला रूल हमने लगा दिया कि यहाँ पर नल वैल्यूज नहीं होंगी, और सेकंड रूल लगा दिया यूनिक वैल्यूज होंगी, मतलब वैल्यू रिपीट नहीं होंगी। लास्ट नेम इस पे नॉट नल नल नहीं होंगी, फर्स्ट नेम इस पे भी नॉट नल आप लगा सकते हैं, एंड इंट। ठीक है। इस तरह से भी आप दे सकते हैं डायरेक्ट कॉलम के नेम के आगे कांस्टेंट, और हम इस तरह से भी दे सकते हैं, हम कॉलम्स के नेम दे दें और लास्ट में कांस्टेंट का नेम एंड पैरेंथेसिस में उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम। पहले कांस्टेंट नेम देन पैरेंथेसिस में कॉलम का नेम। ये दोनों तरीके सही हैं, आप इन दोनों तरह से माई एसक्यूएल के अंदर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। ठीक है। आप वही जो लास्ट मैंने बताया था उसे सिंटेक्स के ऊपर यूनिक और लिखकर अप्लाई करके देखें। ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। देखिए, प्राइमरी की दो चीजें इंश्योर करती हैं। पहली चीज कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, यूनिक वैल्यूज होंगी। और दूसरी चीज कि नॉट नल, मतलब यहाँ पर वैल्यू आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो, आपको कोई ना कोई वैल्यू वहां पर देनी ही देनी होगी। ठीक है। दिस कांस्टेंट इज सिमिलर टू यूनिक कांस्टेंट, ये यूनिक से सिमिलर होता है, except that only one column can be applied in this constant and it cannot allow null values। प्राइमरी की और यूनिक की पे सिर्फ मेन डिफरेंस यही है कि प्राइमरी की में एक तो नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि हम एक टेबल पे सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगा सकते हैं, जबकि यूनिक जो होती है, यूनिक आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मेन डिफरेंस यही होता है प्राइमरी की का। तो क्रिएट टेबल पर्सन दो तरीके हैं यहाँ पर भी। आईडी इंट नॉट नल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की में ऑलरेडी ये चीज होती है, उसमें अगर आप लगा भी देते हैं डायरेक्ट प्राइमरी की तो नॉट नल ही होगा, मतलब वहाँ वैल्यू नल अलाउ वो करेगा ही नहीं। एक तरीका तो यही है, कॉलम के नेम के आगे आप की दे दें, और दूसरा तरीका वही यूनिक जैसा है, कांस्टेंट का नेम एंड पैरेंथेसिस में कॉलम का नेम। ठीक है। तो ये प्राइमरी की देने का तरीका है। यहाँ पर मैं फास्ट आपको पता ही है इसलिए हूँ क्योंकि 11th में सारी चीजें हम कर चुके हैं, और यहाँ मैंने सिंटेक्स लिख दिया। आप एक बार इन सिंटेक्स को देखकर प्रैक्टिकली इस चीज को करके देखें, जिससे कि क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई कॉलम है, उस कॉलम के अंदर आपने हम सारे कॉलम्स में यूजर से इनपुट करवाएंगे। मान के चलिए किसी कॉलम में यूजर ने इनपुट नहीं किया, फॉर एग्जांपल मान लो कॉन्टेक्ट नंबर है या सिटी है, कोई भी हो सकता है जिसमें जिस कॉलम के लिए यूजर ने इनपुट नहीं किया, तो उस केस में हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते, हम उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू उस केस में जब यूजर कोई एंटर ना करे, वैल्यू एंटर ना करे, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू हम डिफॉल्ट
के साथ में दे सकते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर असाइन कर दी जाएगी। पढ़ते हैं इसे। अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम यूजिंग द डिफॉल्ट क्लूज। When a user does not enter a value for the column having default value, automatically the defined default value is inserted in the field। जैसे एग्जांपल है ये, यहाँ पर आप देखिए सिटी के आगे हमने डिफॉल्ट लगा दिया है सैंडनेस। अगर सिटी की वैल्यू किसी ने यूजर ने इनपुट नहीं की तो वहां पर ऑटोमेटिकली सैंडनेस इनपुट हो जाएगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एंटर हो जाएगी। बट ये डिफॉल्ट वैल्यू सिर्फ तभी एंटर होती है जब यूजर कोई वैल्यू एंटर ना करे। अगर यूजर ने वैल्यू एंटर की है तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर स्टोर नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है चेक। चेक का यूज करके हम किसी भी कॉलम के ऊपर एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने कोई टेबल बनाई जिसके अंदर हमने एज इनपुट करवाई है, लेकिन हमने वहां पर एक रूल लगाना है कि एज की वैल्यू जो एंटर हो वो ग्रेटर देन 18 ही हो, मतलब लेस देन 18 वाले पर्सन हमें उस पर्टिकुलर टेबल में ऐड नहीं करना है। तो हम इस तरह से चेक वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं चेक के थ्रू, जिससे कि सिर्फ वही क्राइटेरिया वहां पर फॉलो हो। जैसे एग्जांपल है, देखिए मेक्स श्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया। द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स अ चेक कांस्टेंट ऑन द एज कॉलम व्हेन द पर्सन्स टेबल इज क्रिएटेड। The check constant ensures that the age of a person must be 18 or older। जैसे आप देखिए टेबल बनी पर्सन, यहाँ पर ये कॉलम्स बना है, आप देखिए यहाँ चेक लगाया है किसके ऊपर, एज के ऊपर। एज इज ग्रेटर और इक्वल 18। आप डायरेक्टली यहाँ एज कॉलम के आगे भी लिख सकते थे चेक एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, और आप इसे अलग से भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी वैल्यू इनपुट होगी, अगर यूजर 18 से कम एज एंटर करेगा तो उसके सामने एरर शो होगी, वो उसे स्टोर नहीं करवा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ जब हमने कीज के कंसेप्ट पढ़े थे। फॉरेन की का जो कंसेप्ट होता है, इसको पहले मैं एक टेबल से एक डायग्राम से समझाती हूँ। आप देखिए हमारे पास में दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स टेबल है। तो अब यहाँ पर फॉरेन की क्या करेगा, एक रिलेशन जोड़ता है वो दो टेबल्स के बीच में। फॉरेन की जो होती है वो किसी टेबल में रिपीट हो सकती है वैल्यूज को। जैसे कोर्स आईडी जो कॉलम है, आप देखिए ये इसकी एक टेबल है और कोर्स आईडी इस टेबल में भी है। तो ये कोर्स आईडी वाला कॉलम ही एक टेबल में तो प्राइमरी की का काम करेगा। यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी की है जो कि यूनिक है इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, और एक टेबल में ये फॉरेन की का काम करेगा। जिस टेबल में वो प्राइमरी की होगा उसे आप पेरेंट टेबल कहते हैं, मेन टेबल, और जिस टेबल में वो फॉरेन की होता है उसे आप चाइल्ड टेबल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इन दोनों टेबल्स का जो रिलेशन है वो इस पर्टिकुलर कॉलम से है। कैसे, मान लीजिए मुझे देखना है कि जिसका नाम सिमन है उसका कोर्स क्या है, वो कौन सा कोर्स पढ़ रही है। तो मैं कोर्स कैसे देखूंगी, यूजिंग हर कोर्स आईडी ना। हम देखेंगे पहले सिमन का कोर्स आईडी क्या है, S042। देन मैं देखूंगी कोर्स टेबल में कि S042 का कोर्स नेम क्या है, शॉर्ट कोर्स है। तो फिर मैं कह दूंगी कि सिमन का जो कोर्स है वो क्या है, शॉर्ट कोर्स है। तो इस तरह से दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, जिस टेबल में वो पर्टिकुलर कॉलम प्राइमरी की का है वो पेरेंट टेबल होती है, और जिस टेबल में वो कॉलम फॉरेन की का जहाँ पर रिपीटेटिव वैल्यूज हो सकती हैं वो फॉरेन की है। ठीक है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिए whenever two tables are related by a common column, दो टेबल जब एक कॉमन कॉलम से रिलेटेड हो, देन द रिलेटेड कॉलम इन द पेरेंट टेबल और प्राइमरी टेबल शुड बी आइदर डिक्लेयर्ड अ प्राइमरी की और यूनिक की। जो प्राइमरी टेबल होगी, मतलब जो पेरेंट टेबल होगी, उसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को या तो यूनिक की डिक्लेयर करना है या प्राइमरी की से डिक्लेयर करना है। एंड द रिलेटेड कॉलम इन द चाइल्ड टेबल और रिलेटेड टेबल शुड हैव फॉरेन की कांस्टेंट। वहां पर जो स्टूडेंट वाली टेबल थी वो चाइल्ड टेबल हो जाएगी, और जो कोर्स वाली टेबल है वो फॉरेन की पेरेंट टेबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है, वी हैव टू टेबल्स। एक आइटम्स टेबल है जिसमें आइटम नंबर है, आइटम नेम है, प्राइस है और टोटल क्वांटिटी है। और एक ऑर्डर से जहां पर ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, आइटम नंबर एंड क्वांटिटी है। वो देखिए इन दोनों टेबल्स के अंदर जो रिलेशन है वो
किस कॉलम के थ्रू है, आइटम नंबर वाले कॉलम के थ्रू। यहाँ पर आइटम नंबर प्राइमरी की का है, इसका मतलब ये प्राइमरी टेबल आपकी आइटम्स हो गई, और यहाँ पर आइटम नंबर वाला कॉलम फॉरेन की बनकर आएगा, तो इसलिए ये वाली आपकी चाइल्ड टेबल होगी। यहाँ पर बोथ द टेबल्स आर रिलेटेड थ्रू कॉमन कॉलम, आइटम नंबर, दोनों में आइटम नंबर कॉलम है। द कॉलम आइटम नंबर इज प्राइमरी की इन पेरेंट टेबल आइटम्स एंड इट शुड बी डिक्लेयर्ड फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल ऑर्डर्स, दैट इज हम इस तरह से यहाँ डिक्लेयर करेंगे। टू ऐड फॉरेन की ऑन ऑर्डर्स टेबल वी मे राइट द फॉलोइंग कमांड। एक तो तरीका ये है कि आप जब टेबल बनाएंगे तभी आप फॉरेन की वहां डिक्लेयर कर दे, और एक तरीका ये है कि टेबल्स पहले से अगर बनी हुई है तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके वहां पर फॉरेन की अप्लाई कर दें। जब डायरेक्टली करना हो तो कैसे, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, उसके कॉलम्स हमने यहाँ पर सारे डिक्लेयर कर दिए हैं विद डेटा टाइप। देन हमने प्राइमरी की लगा दिया, ऑर्डर नंबर पे लगा हुआ था। फॉरेन की हमें जिस टेबल के जिस कॉलम के ऊपर फॉरेन की लगाना है वो कैसे लगता है, फॉरेन की उस कॉलम का नाम, जिस भी कॉलम पे आपको फॉरेन की लगाना है, चाइल्ड टेबल में ध्यान रखिएगा। रेफरेंसेस आइटम, आइटम नंबर, मतलब रेफरेंस उसका जो कनेक्शन आपको करना है वो किससे करना है, आइटम टेबल से, और उसके आइटम टेबल के भी किस कॉलम से करना है, आइटम नंबर कॉलम से। अगर आप रेफरेंसेस डायरेक्ट यहाँ आइटम भी लिखते हैं और मान लीजिए कॉलम का नाम नहीं भी देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो कनेक्टिविटी होगी वो उस कॉलम से होगी जो प्राइमरी की का कॉलम होगा, तो वहां पर ऑब्वियसली आइटम नंबर ही प्राइमरी की का कॉलम होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप जब टेबल क्रिएट करेंगे तब दें, और एक तरीका ये है कि अगर टेबल बनी हुई है फिर ऑल्टर टेबल का आप यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, एड फॉरेन की, किस कॉलम पे लगाना है उस कॉलम का नाम, रेफरेंसेस, पेरेंट टेबल का नाम एंड पेरेंट कॉलम का नाम। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं फॉरेन की लगाने का। ठीक, मैं ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ये कमांड्स बता दे रही हूँ, जिससे कि फिर मुझे बार बार वरना टेबल बनानी पड़ेगी, उस पर फिर कमांड्स लगाकर बतानी पड़ेगी। तो हम एक बार ये सारी कमांड्स एक साथ पढ़ लें पहले, फिर मैं वन बाय वन सारी कमांड को एक साथ आपको एसक्यूएल पे करके दिखाऊंगी। ठीक है, जब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो हम उसी के थ्रू करेंगे। एक टेबल जब मैं बनाऊंगी तो उसका पूरा मैं वीडियो शूट करके और आप लोगों को सेंड कर दूंगी कि इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, इस तरह से हम कमांड्स लिखते हैं। ठीक, अब आता है ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड। कई बार क्या होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ सीरियल नंबर आप लिखेंगे, या जो एडमिशन नंबर होगा वो सीक्वेंस में होता है, रोल नंबर्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, तो उन्हें हम यूजर से एंटर नहीं करवाना चाहते, उन्हें हम खुद जनरेट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड का यूज कर सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट अलाउज अ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू अ टेबल। वो क्या करता है, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप एक यूनिक नंबर जनरेट करता है टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू अ टेबल। जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा टेबल के अंदर तो अपने आप एक नया नंबर वो जनरेट कर देता है। जैसे मान लीजिए पर्सन आईडी पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, अब पर्सन आईडी अगर 1 से स्टार्ट हुई है तो जो सेकंड इंसर्ट होगा ना तो अपने आप उसमें 2 आएगा, देन 2 ऑटोमेटिकली आएगा, आपको देने की भी जरूरत नहीं है। इस केस में आपको एक बार तो देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट +1 करता है। ठीक है, और मान के चलिए आपको जो पर्सन आईडी हो 101 102 ऐसे रखना है, तो फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए पर्सन आईडी इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 100, तो वो स्टार्टिंग जो करेगा वो 100 से करेगा। ये यहाँ पर नोट में दिया हुआ है। MySQL uses the auto increment keyword to perform an auto increment feature. By default, the starting value for auto increment is 1 and it will increment by 1 for each new record. To let the auto increment sequence start with another value, use the following SQL statement. अगर आप 1 से नहीं 100 से करना चाहते हैं, A01 से करना चाहते हैं, तो आप फिर वहां पर वो नंबर दे दीजिए, तो वहां से वो फिर स्टार्टिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटो इंक्रीमेंट का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। नेक्स्ट आता है ऑल्टर टेबल कमांड। देखिए, ऑल्टर टेबल कमांड भी एक टीडीएल कमांड होती है, जिसकी हेल्प से हम टेबल अगर हमने बना दी है और मान लीजिए उस टेबल में कोई कॉलम का नाम हमें चेंज करना हो, या हमें कोई कॉलम डिलीट करना हो, या नया कॉलम हमें ऐड करना हो, या टेबल डिलीट करनी हो, किसी कॉलम का डेटा टाइप हमें चेंज करना हो, या कोई कॉन्स्टेंट उसमें हमें ऐड करना हो,
तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं. इट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल. सबसे पहले टू ऐड अ कॉलम, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप. इसे मैं हैंड टू हैंड करा के दिखाती हूँ आपको. MySQL ओपन करते हैं. हमने एक डेटाबेस बनाया था एम्प्लॉय नाम का. देख लेते हैं इसमें है कि नहीं. शो डेटाबेसेस, एम्प्लॉय डेटाबेस हमारा है, हमें एम्प्लॉय डेटाबेस यूज करना है. इसमें शो टेबल्स, दो टेबल्स हैं, एम्प डिटेल्स और पर्सन्स. इसमें हम देखते हैं DESC एम्प डिटेल्स. आप देखिए ये वाली एम्प डिटेल्स वाली टेबल है जो हमने बनाई थी. ठीक है, इसमें मान लीजिए मुझे DISIG डेजिग्नेशन का नाम करना है, पूरा नाम सॉरी अभी मैं चाह रही हूँ इसमें कॉलम ऐड करना. हाँ, टू ऐड अ कॉलम, कॉलम मुझे इसमें नया ऐड करना है. किस नेम से हम कॉलम ऐड करें. एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है. हम डिपार्टमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं. तो हमें कमांड यूज करनी होगी ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम एम डिटेल्स ऐड अकॉर्डिंग टू दिस सिंटेक्स, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप. ऐड कॉलम का नेम हो गया हमारा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का जो डेटा टाइप होगा वो वैरियर एंड सेमीकोलन. एंटर. आपके सामने आ रहा है क्वेरी ओके. इसका मतलब ये है कि हमारी ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है और हमारा जो कॉलम है वो इस टेबल में ऐड हो गया होगा. हम चेक कर लेते हैं. DESC एम्प डिटेल्स, आप देखिए डिपार्टमेंट वाला कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर कॉलम को ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपकी टू ड्रॉप अ कॉलम. कोई कॉलम अगर आपको डिलीट करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम का नाम. जैसे मान लीजिए इसी में मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला कॉलम ड्रॉप करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला, तो हम वहां पर लिख देंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है एम डिटेल्स ड्रॉप कॉलम DOG. क्वेरी ओके. आप चेक कर लीजिए वो वाली एम डिटेल्स डिलीट हो गई होगी. आप देखिए DOJ वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप. अगर हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का नाम और नया डेटा टाइप. तो उससे वो कॉलम का नया डेटा टाइप चेंज हो जाएगा. टू ऐड अ कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर हमें उसमें ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कांस्टेंट नेम और कॉलम नेम. जैसे मान लीजिए इसमें हमें एम्प नेम के अंदर कांस्टेंट ऐड करना है नॉट नल और यूनिक. ठीक है, नॉट नल और यूनिक नहीं, यूनिक तो नहीं होते हैं नेम जनरली. नॉट नल कांस्टेंट जैसे हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, या हम इसमें देख सकते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में हम यूनिक ऐड कर सकते हैं. ऑल्टर टेबल एम्प डिटेल्स ऐड यूनिक, हमें यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है और किस में ऐड करना है, डिपार्ट. यू हैव एन एरर, सिंटेक्स देख लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ पर यूनिक डिपार्टमेंट जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर आएगा. देखिए क्वेरी ओके, मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट वाले कॉलम में यूनिक कांस्टेंट ऐड हो गया होगा. हम चेक कर लेते हैं एम डिटेल. आप देखिए डिपार्टमेंट में की कौन सी अप्लाई हो गई. ठीक है, तो आप ऐसे कांस्टेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. ऐड कांस्टेंट का नेम
और पैरेंथेसिस में उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम देकर। ठीक है, इस तरह से कोई भी कॉन्स्टेंट आप ऐड कर सकते हैं। देन अगर आपको पूरी टेबल ही रिमूव करनी है तो ड्रॉप टेबल कमांड का आप यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, तो आपकी पूरी टेबल मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। जैसे पर्सन्स टेबल थी, इसमें हम एक बार फिर देख लेते हैं, शो टेबल, जब पर्सन्स टेबल थी तो हम यहाँ पर कर देंगे ड्रॉप और टेबल और टेबल का क्वेरी। ओके, पर्सन्स टेबल डिलीट हो गई होगी। अब अगर आप करेंगे शो टेबल तो आप देखिए पर्सन्स टेबल आपके सामने शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन ऑल्टर कमांड्स को यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए, अगर हम कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या, DSC एम डिटेल्स, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हम DOB का नाम चेंज करना चाहते हैं। इसको करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ, पूरा नेम हम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज पुराना जो नाम है कॉलम का वो, चेंज DOB और उसका न्यू नेम। जैसे हम न्यू नेम करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ और उसका डेटा टाइप। इसने बोला क्वेरी ओके। क्या था, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज DOB, DOB का नाम चेंज करना है, क्या कर देना है, डेट ऑफ बर्थ और उसका डेटा टाइप क्या है, डेट है। अब आप देखिए DESC एम डिटेल्स, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ है। इस तरह से हम बने हुए कॉलम्स के नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स थी जो ऑल्टर टेबल कमांड्स थी। मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, कॉलम को ड्रॉप करना हो तो ये। इन सिंटेक्स का यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी टेबल हम स्टार्टिंग में ही बना के तैयार कर देते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर तो सिर्फ DML कमांड्स ही यूज होती हैं। ये कमांड्स बार बार यूज नहीं होती है। जो अभी DDL कमांड्स आप पढ़ रहे हैं, ये पहले से ही जो प्रोग्रामर होता है वो बनाकर देता है, टेबल वगैरह सारी चीजें बनाकर देगा। बस बार बार चीजें अपडेट होंगी, बार बार चीजें इंसर्ट होगी, वो होंगी सारी DML कमांड्स के थ्रू। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी DML कमांड्स। तब तक आप इन सारी कमांड्स को प्रैक्टिकली करके देखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी DML कमांड की होगी। आज तक के लिए मैं इतना ही रखूंगी।